नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और टिहरी गढ़वाल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान और उत्तराखंड देश का सबसे विकसित राज्य बनेगा। ये राज्य के सभी निवासियों का संकल्प है। 2047 तक का पीएम मोदी का विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। तो बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, ये राज्य के सभी निवासियों का भी यहां पर संकल्प है 2047 तक पीएम का विकसित भारत का संकल्प, जो कि सब मिलकर काम करेंगे। हमारा विकल्प यही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा। तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, उधर उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट का कार्यकाल खत्म होने के बाद सबकी निगाहें इस ओर टिकी हैं कि बीजेपी किसे अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनती है। चर्चाओं में बाजार भी इस दौरान गर्म है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी किसी नए चेहरे की यहां पर ताजपोशी करेगी या फिर पुराने चेहरे को एक बार फिर से मौका देगी। तो वहीं वर्तमान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उनका कार्यकाल जुलाई तक का है और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होगी और चुनाव की तारीख यानी कि जो तिथि है वो भी घोषित होने के बाद नामांकन होगा और उसके बाद आखिरकार फैसला होगा। बीजेपी दावा नहीं करती, बीजेपी की घोषणा करनी तो अभी मेरा कार्यकाल जुलाई तक है। जल्दबाजी कोई दूर नहीं है। केंद्र नेतृत्व जब भी चाहेगा प्रदेश की घोषणा करेगा, उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित करेंगे और जब चुनाव की तिथि घोषित होगी तो नामांकन होंगे, सहमति होगी, उसका निर्णय होगा, निर्णय सबके सम्मुख होगा। कुछ नए नाम आए हैं? नाम तो कार्यकर्ता अपनी दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन ये चर्चा वाले नाम नहीं है। जब नामांकन होगा, नामांकन के बाद ही चीजें तय होंगी कितने लोग अपनी दावेदारी करते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2027 में चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। हरीश रावत ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि चुनाव लड़वाएंगे। हरदा के इस फैसले पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनकी उम्र का लिहाज करते हुए राजनीति से उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और हरीश रावत कांग्रेस में ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहते हैं जो कहे कि आप चुनाव लड़े। हरीश रावत की ना के पीछे भी हाथ छिपी हुई है। तो चुनाव नहीं लड़ना होता, वो आक्रोशमक भी आ नहीं सकता है। उनके आक्रोश में आने का कारण यही है कि वो बोल कुछ और रहे, करेंगे कुछ और जो व्यक्ति 2-2 स्थानों चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा रखता हो, वो व्यक्ति आज ये कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात का आशय है कि कांग्रेस के अंदर वो एक ऐसी टीम खड़ा करना चाहते जो कहें हरीश रावत जी आप चुनाव लड़ो, ना के पीछे हाँ की अपेक्षा वो चाहते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि व्यक्ति चुनाव न लड़ना ये शब्द नहीं होता है। मैं राजनीतिक संन्यास ले रहा हूँ इस बात को कहने की स्थिति में जब हरीश रावत जी आएंगे तब जनता को विश्वास होगा कि हरीश रावत जी इस बात को कह रहे हैं, उसको धड़ उतारते कि नहीं उतारते। इसलिए मैंने कहा था कि उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी उम्र का अधिकतर लोग ले चुके हैं। उत्तराखंड राजनीति में उनकी उम्र के लोगों ने राजनीति से दूरी बनाई है। इसलिए मैंने एक वरिष्ठ नेता के नाते, कांग्रेस के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनको भी थोड़ा अब हिम्मत दिखाकर राज्य के हित में दल से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। उधर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद के आधुनिक भारत की आधारशिला रखने वाले दूरदर्शी राजनेता थे। प्रथम प्रधानमंत्री भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी 3 पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम में एक साथ आंदोलन में थी। मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और श्रीमती इंदिरा गांधी, तीन पीढ़ियों के लोग एक साथ भारत की आज़ादी के आंदोलन में। ऐसे महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने,
वो इस भारतवर्ष के आधुनिक भारत की आधारशिला रखने वाले महान नेता थे, दूरदृष्टि नेता थे। उन्होंने इस देश को जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज जिस मुकाम पर है, उसकी फाउंडेशन रखने वाले, उसकी आधारशिला रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो बीते दिन सीबीआई कोर्ट ने 2009 के दहेज उत्पीड़न के मामले में मारपीट करने और झूठा आरोप लगाने के मामले में रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसी के साथ उनकी भतीजी दीपिका और अन्य 3 पुलिसकर्मियों को भी 6 महीने की सजा सुनाई गई है और 3 में से एक पुलिसकर्मी जो है उसकी मौत हो चुकी है। वहीं बीजेपी के संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि यह फैसला कोर्ट का था, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। सीबीआई कोर्ट के द्वारा रानीपुर विधानसभा के विधायक श्री आदेश चौहान जी के खिलाफ 6 माह की सज़ा सुनाई है और ये सीबीआई कोर्ट का फैसला है। जानकारी मिली है कि विधायक जी उस फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील दायर करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है और न्यायालय को ही इसमें फैसला करना है और आदेश चौहान जी को भी अधिकार है कि जो फैसला है उस फैसले को न्यायालय में उसके खिलाफ अपील दायर करने का। यह भी न्यायालय की प्रक्रिया में चल रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि न्यायालय से जो फैसला होगा वो माने। तो साल 2019 में शुरू हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहे 100 शहरों को भी यहां पर शुमार होना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 तक की थी और अब तक स्मार्ट सिटी का कार्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। विभाग और अधिकारी एक दूसरे के ऊपर अधूरे कामों को लेकर ठीकरा फोड़ने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह भी कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी का सभी जो काम है वो फिलहाल पूरा हो चुका है। अब जो काम बचा है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। पीडब्ल्यूडी को ड्यू एग्रीमेंट के साथ काम दिया गया है। इसमें उनको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें समय समय पर उनका रिजॉल्व करवाया जाता है। इसकी टाइमलाइन हमारे अगले साल तक ड्यू है और विद इन दैट टाइमलाइन ये प्रयास किया जाएगा कि वो पूर्ण हो। उधर हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। इन सभी का देहरादून कनेक्शन भी निकलकर सामने है। जानकारी ये भी मिल रही है कि परिवार पर करोड़ों का कर्ज था। साथ ही आपको बता दें पड़ोसियों ने भी जानकारी दी है। ये परिवार 3 साल पहले देहरादून के कोलागढ़ में किराए पर रहता था, जिसके बाद मृतक प्रवीण मित्तल का परिवार पंचकुला चले गए। सनसनीखेज प्रकरण संज्ञान में आया था, जो पंचकुला में गाड़ी में जो है उसमें सूचना आई थी कि वहाँ पर जो कंट्रोल रूम को सूचना आई थी और उसमें पता चला था कि 6 लोग उसमें चेत हैं और एक व्यक्ति उसमें भी जीवित है, जिसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले गए थे, लेकिन वो भी ब्रॉड डेड हो गया था। अभी तक आधिकारिक इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं हुई, बट जो भी सूचनाएं आपस में साझा की गई थी उसमें यह जानकारी मिल के आई कि जो व्यक्ति जो मृतक परिवार था वो पूर्व में भी यहाँ पर कुछ साल यहाँ पर देहरादून में रहे हैं यहाँ पर, और उनके एक जानने वाले हैं श्री गंभीर सिंह नेगी, जो किसी कोई एनजीओ चलाने की बात थी, उसमें उनका परिचय भी हुआ था। चूँकि जो गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पर UK 07 नंबर की, वो श्री गंभीर सिंह नेगी के नाम पर थी। उनसे भी थोड़ी जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा वो टच में नहीं थे, बट इतना बताया कि चूँकि उनकी जान पहचान हो गई थी, इसके लिए उन्होंने गाड़ी को फाइनेंस कराने के लिए जो है इनके नाम से गाड़ी फाइनेंस कराई थी और बाकी किस्तें मित्तल परिवार द्वारा ही दी जा रही थी। साथ ही साथ जो अभी तक जो यहाँ के जो निवास स्थान जहाँ पर रहे हैं वहाँ भी जानकारी की गई, तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ऐसी कोई भी संदिग्धता की बात या पारिवारिक क्लेश या कोई अन्य कोई बात बहुत ज़्यादा ऐसी कोई नहीं बताई गई है। चूँकि समस्त प्रकरण पंचकुला से रिलेटेड है, अगर वहाँ की पुलिस को कोई ऐसी आवश्यकता होगी, यहाँ पर लोकल लेवल कोई अन्य कोई जानकारी करनी होगी तो डेफिनेटली उन जानकारी को करके उनसे साझा किया जाएगा। और अब आगे बात करते हैं जहां पर देहरादून में चल रही ऑटो, सिटी बस और साथ ही तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों का एक रूट तय होता है जिसे उन्हें फॉलो करना होता है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शामिल कुछ वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और रूट फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी पैदा हो जाती है। इसे देखते हुए आरटीओ ने सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले वाहनों पर जीपीएस लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि वाहनों पर निगरानी रखी जा सके। वहीं वाहनों में जीपीएस लगाने को लेकर अब आरटीओ और भी ज्यादा सख्त हो गया है और जल्द ही ऐसे वाहनों पर एक्शन होगा जिसमें जीपीएस नहीं है। 450 व्हीकल्स ऐसे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मैजिक के जिनको नए परमिट दिए गए हैं, इनमें जीपीएस सिस्टम हमारा लगा हुआ है। इसमें हमने अपनी टीम गठित कर दी है जो
इसमें मॉनिटर करेंगे कि वो अपने रूट पे चल रहे नहीं चल रहे। अगर वो रूट पे नहीं चलेंगे तो उनका चालान किया जाएगा, और अगर वो दोबारा उसको रिपीट करेंगे अपने ऑफेंस को तो उसमें उनके परमिट की निरस्तीकरण के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इससे आगे जो हमारी ये स्टेज कैरेज की छोटी गाड़ियाँ हैं, हम जो हमारी स्मार्ट सिटी की बसेज़ हैं या हमारी सिटी बसेज़ हैं, हम इसमें भी ये प्रयास करेंगे कि ये भी सारे GPS में एनरोल हों, जिससे हम शहर के ट्रैफिक की व्यवस्था को भी हम सुधार सकें, जाम मुक्त कर सकें। 450 व्हीकल ऐसे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, मैजिक के, जिनको नए परमिट दिए गए हैं। इनमें GPS सिस्टम हमारा लगा हुआ है। इसमें हमने अपनी टीम गठित कर दी है जो इसमें मॉनिटर करेंगे कि वो अपने रूट पे चल रहे नहीं चल रहे। अगर वो रूट पे नहीं चलेंगे तो उनका चालान किया जाएगा, और अगर वो दोबारा उसको रिपीट करेंगे अपने ऑफेंस को तो उसमें उनके परमिट की निरस्तीकरण के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इससे आगे जो हमारी ये स्टेज कैरेज की छोटी गाड़ियाँ हैं, हम जो हमारी स्मार्ट सिटी की बसेज़ हैं या हमारी सिटी बसेज़ हैं, हम इसमें भी ये प्रयास करेंगे कि ये भी सारे GPS में एनरोल हों, जिससे हम शहर के ट्रैफिक की व्यवस्था को भी हम सुधार सकें, जाम मुक्त कर सकें। और अब आगे बात करते हैं जहां पर उत्तराखंड में देहरादून RTO की तरफ से बीते दिनों VIP नंबर की बिडिंग की गई है, जिसमें कि उत्तराखंड में अब तक सबसे अधिक बोली में बिकने वाला नंबर UK 070001 यहाँ पर बन गया है। 13,77,000 में ये नंबर दिल्ली के नितिन कपूर ने लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि UK 070009 नंबर 3,95,000 में बिका। RTO देहरादून संदीप सैनी ने बताया कि 25 नंबरों की बिडिंग में विभाग को 30 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो वहीं VIP नंबर के मालिक नितिन ने बताया है कि उनके पास इस नंबर की कई गाड़ियां हैं और इस नंबर को खरीदने के लिए वो कितना भी पैसा दे सकते हैं। नहीं, अगर हम बात करें अब परिवहन विभाग द्वारा जो ऑनलाइन ऑक्शन की जाती है तो उसमें हमारे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 0001 हो गया, और जो सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं उसमें लोगों का क्रेज़ है। और स्पेशली अगर हम उत्तराखंड नंबर की बात करें तो उसकी सैंक्टिटी ज़्यादा है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जब जाती हैं गाड़ियाँ तो UK नंबर की एक पहचान है। तो लोग वहाँ पर उनको जैसे कहते हैं एनफोर्समेंट वाले भी ज़्यादा मतलब रोक के गाड़ी के कागज़ नहीं चेक करते। तो UK नंबर और UK 07 नंबर, तो उसमें 0001 का भी हम देखें तो 13,77,000 हमारे यहाँ GTM जो डेवलपर्स हैं उन लोगों ने लिया है। एक 0009 भी हमारा लगभग 4 लाख में गया, 3,95,000 में। तो देहरादून में हमारी गाड़ियाँ एक अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं और उसमें हमारा टैक्स भी, रेवेन्यू भी उससे बढ़ रहा है। 001 हमने लगभग 13,77,000 का लिया है और 004 हमने लगभग 57,000 का लिया है। हाँ, हमारे पास पहले भी सीरीज़ के नंबर हैं, VI फैंसी नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। तो हमने वही सोच के लिया है कि हम सीरीज़ को पूरा करेंगे। हम ऑलरेडी 8-7 तक ले चुके हैं, अब हम और भी लेंगे। है हमारे पास कार का कलेक्शन है हमारे पास। उधर दिल्ली के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में आंखों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने बताया कि बढ़ती गर्मी और उसके साथ स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल और लैपटॉप के सामने ज़्यादा वक्त बिताने से यहाँ पर ड्राई आई की समस्या जो है शहर के भीतर उत्पन्न हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में नेत्र रोगी पहुँच रहे हैं। ड्राई आई से बचाव के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने उपाय भी साझा किए हैं। जैसे कि आपको पता है डिजिटल एज है हमारी, तो कंप्यूटर से, मोबाइल से, लैपटॉप के स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होता है, तो उसके कारण तो आंखों की समस्या ड्राई आई की रहती ही है। अब इन दिनों एकदम से गर्मी पड़ने लगी है, मौसम भी शुष्क हो गया है, तो गर्मी के मौसम में इस प्रॉब्लम में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और शाम के समय बच्चे खेलने जाते हैं और चूँकि मौसम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, धूल भरी हवाएं चलती हैं, तो धूल गर्म तो है ही, उसके कारण भी सूखापन, साथ में धूल मिट्टी भी वातावरण में होती है, उससे भी आंखों में नुकसान का खतरा बना रहता है। उधर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को भी राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान बनाने की बात कही है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज एक राष्ट्रीय स्तर संस्थान बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आज भी इसरो सहित बड़े बड़े संस्थानों में इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं। विधायक ने ये भी कहा कि टिहरी बांध परियोजना के अधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से इस हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को बड़ा संस्थान बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भारत सरकार से बातचीत की जाएगी।
जहाँ तक मेडिकल कॉलेज की बात है उसके लिए भूमि चयनित हो गई है। उसमें बैठक होनी थी स्वास्थ्य मंत्री जी की, धन सिंह रावत जी की, मेरी और सीएमडी जो हैं टीएचडीसी के, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो बैठक नहीं हो पाई है। मेरी कोशिश है कि जल्दी जो है वो बैठक भी हो जाए और साथ में उस पर काम शुरू हो जाए, तो उससे अब जैसे हम यहाँ ये उधर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के सुकरासा गांव में भी रोह नदी पर सरकार ने एक पुल पास किया है। विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बीच में ये श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। 36 मीटर लंबे पुल को लेकर विधायक अनुपमा रावत और यतीश्वरानंद के समर्थकों ने आभार के होर्डिंग लगाए हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे पहले जियो किसको, परीक्षा अगर मैं दूंगी, रोल एडमिट कार्ड मेरे हाथ में होगा तो रिज़ल्ट आपका तो नहीं आ सकता। 10 साल उनको दिए जनता ने, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? और 2017 के बाद तो विभाग ने खुद कह दिया कि हाँ ये बहुत अनसेफ है, इसकी स्थिति खराब है। तो 5 साल क्या किया? सरकार रही भाई, वो तो खुद सरकार रहे, एक तरीके मंत्री रहे। वो उसके बाद है उसमें देखिए श्रेय लेने की बात नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा आज ये काम हुआ, सबसे बड़ा श्रेय तो उस जनता को जाता है। ये प्रमाण है हमारे पास, उसका अनुमोदन मैंने, उसके जो प्रस्ताव था उसका मैंने दिया था, वो मेरी प्रस्ताव पर वो पुल स्वीकृत हुआ है और मैंने कई बार अपने सोशल मीडिया पर भी वो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। और निश्चित रूप से उस पुल के बनने से हजारों क्षेत्र के लोगों का इसका फायदा होगा। तो वही मानसून सीजन और आपदा को देखते हुए नगर निगम की तरफ से नदी नालों के किनारे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और इसी के चलते चंद्रभागा नदी से 140 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि बरसात में चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को परेशानी होती है, जान माल के नुकसान होने की आशंका ज्यादा बनी रहती है। प्रपोजल भेजा है ना मुख्य सचिव जी को, जिसमें फाउंटेन है, वर्टिकल गार्डन एक्सपोज करना है ना। हाँ, हमको ये लगातार शिकायत मिल रही थी कि चंद्रभागा नदी और गंगा नदी के तट पर कुछ बस्तियां जो है हाल ही में कुछ बन गई हैं और लगभग 100-150 के लगभग लोगों ने अनुमान बताया था, लेकिन हमने लगभग 140 के लगभग जो है झुग्गी झोपड़ियाँ वहाँ से अभी हटा दी हैं। अभी उसके अलावा जो अदर कॉलोनियाँ हैं जैसे कि पुराना रेलवे स्टेशन है और आपका इंदिरा नगर है, शांति नगर है, गोविंद नगर है, इस क्षेत्र में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उधर हम चेक करवा रहे हैं और आने वाले दिनों में सभी जगह से जो कि इस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है उसको दूर किया जाएगा। साथ साथ में यहाँ से शिकायतें भी मिल रही हैं कि कुछ नशे का और इस तरीके से भी कारोबार करते हैं, तो एग्जैक्ट तो हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अवैध रूप से बस्तियाँ बसी हुई है तो इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए। तो चलिए आगे बात करते हैं पौड़ी की, जहां पर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने भी यहां पर थलीसैंड के विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर का दौरा किया और साथ ही पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर तक पहुंच मार्ग और पैठानी बाजार में भी पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया और इस मौके पर जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से राहु मंदिर के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की। ये यहाँ का महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है और एक फेमस टेंपल है हमारा राहु टेंपल। उसके पास के ओवरऑल एरिया को जो डेवलप किया जाना है, इसका एक मास्टर प्लान बना के वही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक तो यहाँ पार्किंग स्पेस की जो कमी है, तो पार्किंग और एक प्रॉपर एक्सेस दिया जाना है, वो अभी मेरे संज्ञान में है। सेकेंडली हेलीपैड भी बनाए जाने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ परमानेंटली हमारे इंपॉर्टेंट विजिट्स होते रहते हैं और डिज़ास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सेंसिटिव जगह है, तो यहाँ एक हेलीपैड के लिए भी मेरे द्वारा निर्देशित किया है। लक्सर कोतवाली तिराहे के पास देर रात एक निजी अस्पताल में कुछ हथियारबंद बदमाश घुस गए, जिन्होंने अस्पताल के संचालक और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि पत्नी को कुछ चोटें भी आई हैं। नकाबपोश बदमाश हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिसके आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। 3 बजे और आवाज हो बचाओ बचाओ, मैं सोचा पेशेंट आ गया और पेशेंट जानने वाला ही नहीं कह रहा भाई बचा दो बचा दो। तो मैं रूम में से आई निकल कर, फिर मेरे भी वो मार दी, बंदूक की नोक से मार दी, तो मुझे भी जब खून चल पड़ा, मेरे सारे कपड़े खुले हुए।
तो फिर उसके बाद इधर सीधे आए हम और यहाँ को निकल गए। तो हम बहुत चिल्लाए, ऐसे कोई 15-20 मिनट बचाओ, नीचे हॉस्पिटल में ढूंढे, यहाँ पेशेंट हो, मतलब पेशेंट को पूना कर दो, कोई कुछ पेशेंट तो रात था ही नहीं था भर्ती में। हाँ ऐसे कोई 9-10 बजे शायद घूम घाम के फिर कर देख के वो पेशेंट नहीं है। तो वहीं लक्सर के चंद्रपुरी गांव की महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल में महिला के शव को रखकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से महिला की हालत बिगड़ी। हालत खराब होने के बाद आनन फानन में रेफर किया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने अस्पताल को सील करने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। 12 बजे लेकर आए, फिर ये कहने लगे पेशेंट देखो थोड़ा नॉर्मल रहता है, चलो कोई नहीं ऑपरेशन हो जाएगा। इन्होंने ऑपरेशन करा। ऑपरेशन करने के बाद में जैसे 2 घंटे बाद बाहर निकालते हैं, बेड पर लाते हैं, तो बेड पर लाए। जैसे बेड पर लाए तो वो घबरा रही थी, मुझे देख के वो रोने लगी। मैंने कहा बेटे क्या बात हो, मैं दुरानी आजी में। मैंने कहा भाई क्या बात हो बेटे, क्या बात हो। कहने लगी थी मुझे घबराहट हो रही। मैंने कहा घबराहट हो रही, कोई बात नहीं, ऑपरेशन यहाँ तो हो भी सके। जैसे ऑपरेशन के बाद में वो ठंडी होती चली गई। डॉक्टर लोग उनकी ट्रीटमेंट जैसे करते रहे, अपने हिसाब से लगते रहे। हुए है कि देखा जाए कि ये कहाँ से मरीज आया था, ये किस तरह का अस्पताल है, ये रजिस्टर्ड है भी कि नहीं है, ये हमारे एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है कि नहीं है, ये सारा एक जांच का विषय है। उसके बाद देखने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। और यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है इनका जो ये जानकारी दे सके कि क्या है, किस तरह का अस्पताल है, कौन इसका जिम्मेदार है, कौन ऑनर है, इनके पास पूरे कागजात हैं भी कि नहीं है, वो पहले वो देखने की चीज है। यहाँ कोई मिले तभी तो पता चले। सिद्ध बाबा के नाम से हॉस्पिटल है और मेरी यहाँ के सीएम और शासन प्रशासन से ये मांग है, सिद्ध बाबा नर्सिंग होम बंद होने चाहिए और ऐसे ऐसे जितने भी नर्सिंग होम लक्सर के अंदर चले हैं सभी बंद होने चाहिए और इस डॉक्टर और डॉक्टरनी के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये मेरी मांग करता हूँ मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते इस समाज का। जहाँ तो हम नहीं रखते यहाँ से, इन्होंने कहा भाई रूट की गारंटी हमारी है नहीं कुछ भी, अगर तुम बिजनौर लेके जाते हो बिजनौर गारंटी हमारी बोला यहाँ की, तो कहाँ लेके जाओगे मरीज, जहाँ डॉक्टर गारंटी लेगा वहीं ले जाएंगे, हम बिजनौर लेके चलते फिर तो भाई बस रिजल्ट सारा सामने देख लो क्या है। ये सूझ गई और ऑपरेशन होने के बाद में ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में सूझ गई और सूझने के बाद में भाई बहुत मोटे मोटे हाथ होगी इसके, अब देखो सर सामने डेड बॉडी। उधर उत्तराखंड में मानसून के आगमन को देखते हुए आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में जिलाधिकारी से संबंधित अधिकारियों के साथ में आपदा प्रबंधन की पूर्व तैयारी के संबंध में विस्तृत चर्चा भी यहां पर की गई। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन का जो एक मॉड्यूल है उसके संबंध में आज ये बैठक ली गई थी। आने वाले जो 3 महीने बरसात के हैं वो पिथौरागढ़ के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं। इसमें सभी विभागों के द्वारा जो अपनी विभागीय कार्य योजना है उसके बारे में डिस्कशन था। उनकी जो कठिनाइयाँ हैं, लास्ट ईयर के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इसके अलावा जो वर्तमान में जो प्रोक्योरमेंट की जो प्रक्रिया है उस सब के बारे में बात हुई है और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन से संबंधित जो सेंसिटिव हैं उनको भी टेकअप कर उनके संबंध में भी आपदा प्रबंधन की जो एक्टिविटीज़ है उसको टेकअप करने के लिए कहा गया है। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी हैं। नितिन गडकरी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। तो आज देखिए, आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन है और इसी के तहत राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट किया है। नितिन गडकरी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी उन्होंने की है। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जन्मदिन आज और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शुभकामनाएं दी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।